नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह आपके लिए, भारत के लोगों के लिए बेहद खुशखबरी वाला विषय है। और खुशखबरी वाला विषय इसीलिए है कि हाल ही में नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसका नाम दिया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये इंडेक्स जारी करते हुए रिपोर्ट में नीति आयोग ने यह कहा है कि भारत में पिछले 9 साल में तकरीबन 25 करोड़ लोग जो हैं वह गरीबी से बाहर आ गए हैं। अब यहां पर यह देखना होगा कि इसका जो मापने का आधार है वह क्या क्या रखा गया है। दरअसल गरीबी हम मापते हैं वह आय को ले लिया जाता है। सामान्य भाषा में हम देखते हैं कि लोगों की इनकम क्या है, लेकिन इस रिपोर्ट में आय को मापने का आधार नहीं रखा गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को आधार रखा गया है, यानी कि गरीबी के बहुआयामी पक्ष को ध्यान में रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप इनकम जो करते हैं, कोई लोग आय जो कमाते हैं उसका खर्च वह निजी सुविधाओं पर भी कर देते हैं या कुछ गलत आदतों पर भी कर देते हैं, यानी कि जहां जरूरी होना चाहिए था उन जगहों पर खर्च ना करके कहीं और खर्च हो जाता है। इसीलिए इस रिपोर्ट में आधार जो रखा गया है वह गरीबी मापने का आय के जगह पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रख लिया गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट में क्या क्या पक्ष इसमें रखा गया है, जैसा कि आप न्यूज़पेपर पे देख रहे हैं, ओवर 24.8 करोड़ पीपुल मूव्ड आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया इन 9 ईयर्स। और ये नीति आयोग का रिपोर्ट कहा गया है कि 9 साल में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आ गए। नीति आयोग जो है थिंक टैंक है सरकार का, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नीति आयोग आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस तरह के जो संगठन है उसके बारे में यूपीएससी प्रश्न बनाते रहती है। चलिए अब इस पर विस्तार से इसको देख लेते हैं कि रिपोर्ट में किन किन बातों को दर्ज किया गया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी कि एमपीआई जो है वह जारी किया गया है, इसकी चर्चा हमने किया ही है। रिपोर्ट जो है अल्कायर फोस्टर मेथोडोलॉजी पर तैयार की गई है। अब ये जो मेथोडोलॉजी होता है इसका क्या आधार होता है? इसमें होता क्या है कि कुछ इंडिकेटर तय कर लिए जाते हैं। वैश्विक आधार पे बहुत सारे रिपोर्ट में 10 इंडिकेटर तैयार किए जाते हैं। इस रिपोर्ट में 12 इंडिकेटर तैयार किया गया है। वो 12 इंडिकेटर जो है हम उस पर चर्चा करेंगे, आपको मैं बता दूंगा। तो इसमें कुछ आधार तैयार कर लिया जाता है कि इन चीजों पर काम करना है, इसको आधार बनाते हुए डेटा कलेक्शन करना है, उस डेटा का एनालिसिस करना है और फिर उसके आधार पर कंक्लूजन निकालना है, रिपोर्ट प्रकाशित करना है। ठीक है, तो बहुआयामी गरीबी के 3 आयाम इसमें बताए गए हैं। अब देखिए 3 आयाम, जैसा मैंने कहा, आय नहीं रखा गया, इनकम नहीं रखा गया और रखा गया बहुआयामी गरीबी। और इसके आधार पर 3 आयाम निकाल दिए गए, 3 डायमेंशनल काम किया गया। एक रखा गया है स्वास्थ्य, यानी कि स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। यदि बच्चा है तो उसका जो है पालन पोषण कैसे हो रहा है, कुपोषण की क्या स्थिति है, इन सब चीजों पर बात की गई है। दूसरा शिक्षा का बात किया गया है और तीसरा जीवन स्तर का बात किया गया। ओवरऑल देखा गया है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी क्या है। इन 3 आधारों पर यह तय किया गया कि लोग गरीब हैं या गरीबी से अब बाहर आ गए। अब जब ये 3 आधार देखेंगे, जब मैं आपको विस्तार से ये बताऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि यह आय से अधिक ज्यादा जो है बहुआयामी है। आय सिर्फ इनकम को दिखा रहा था, लेकिन यहां पर देखिए यह स्वास्थ्य की बात भी करता है, शिक्षा की बात भी करता है और जीवन स्तर की भी बात करता है। इसीलिए इसे ज्यादा बेहतर माना गया है नीति आयोग के द्वारा। अब जैसे ये 3 आयाम की मैंने चर्चा किया, तो 3 आयाम में 12 इंडिकेटर तय कर दिए गए। और 3 आयाम क्या क्या था यहां पर आप नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहां पर देखिए, यहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। तो स्वास्थ्य से अगर आप देखेंगे, मैं यही बता देता हूं, तो 3 चीजें जो है स्वास्थ्य से लिया गया है। शिक्षा के यहां पर 2 चीजें बातें की गई है और इससे आगे जब आप बढ़ेंगे पूरी तरह से तो आप देखेंगे ये जीवन स्तर की बातें किया गया। यानी कि 3 जो डायमेंशन था उसको 12 भाग में फिर डिवाइड कर दिया गया। यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सबसे पहले पोषण की बात की गई है कि उचित पोषण मिल पा रहा है या नहीं। बाल और किशोर का मृत्यु दर की बात किया गया है कि मृत्यु दर कितना हुआ है, कम हुआ है, अधिक हुआ है, इन सब चीजों की आंकड़ा लिया गया, उसके आधार पर यह तय किया गया। और मातृ स्वास्थ्य की भी बात की गई है। इसके अलावा जब शिक्षा की बात करेंगे स्वास्थ्य के बाद, तो स्कूली शिक्षा के वर्ष क्या रहे हैं, यानी कि कोई बच्चा जो है स्कूल में जाकर के पढ़ा है तो कितने वर्षों तक पढ़ा है, स्कूल में उपस्थिति उसकी कितनी है। या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ नामांकन हो गया और स्कूल जा ही नहीं रहा है। तो आप जरा सोचिए, गरीबी से बाहर निकलने का एक आधार इनकम हो सकता था, लेकिन इनकम काफी संकुचित आधार होता, नैरो हो जाता। इसीलिए विस्तृत रूप से अगर देखिए तो यह तक देखा गया कि स्कूल में उपस्थिति क्या है उस बच्चे की। अब जरा समझ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है यह बड़ा अपने आप में एक बास्केट है और यह बेहतर है।
अब यहां पर जीवन गुणवत्ता की बात की गई है, क्योंकि जीवन जो है आप सिर्फ अर्थव्यवस्था की बात तो है नहीं कि सिर्फ आर्थिक आधार पर आप ये नहीं मान सकते कि फलाने व्यक्ति को अधिक इनकम हो रहा है इसीलिए वो सुखी हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिएगा तो जीवन गुणवत्ता पर जब बातें की गई तो यहां तो आपको कंफर्म ये चीज पता चल गया। इसके आधार पर देखेंगे खाना पकाने का ईंधन तक का ख्याल रखा गया है। अब खाना पकाने का ईंधन का ख्याल रखा गया तो जाहिर सी बात है यहां पर गैस कनेक्शन की बात की जाएगी। तो गैस कनेक्शन की जब बात की जाएगी तो आपके ध्यान में कोई योजना आ रहा है? उज्ज्वला योजना, इससे संबंधित सरकार जो है भारत सरकार चलाती है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। स्वच्छता की बात की गई है, स्वच्छता की ध्यान रखते हुए आपको ध्यान आ रहा होगा कुछ योजनाएं। तो जो जो बातें मैं कह रहा हूं आप इससे संबंधित कोई ना कोई स्कीम तैयार करते रहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यूपीएससी संभव है यहां से प्रश्न बनाए और यूपीएससी सीधे आपसे इंडिकेटर नहीं पूछेगी। यूपीएससी संभव है इससे संबंधित जो स्कीम भारत सरकार चलाती है वहां से कोई प्रश्न बना दे। ठीक है, पेयजल की बात की गई है, तो पेयजल के लिए कौन सा स्कीम है मैं चर्चा वैसे कर दूंगा, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप इससे संबंधित किन चीजों को जानते हैं। विद्युत की चर्चा की गई है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है हर घर तक पहुंचा है कि नहीं, और हर घर तक पहुंचने में इलेक्ट्रिसिटी में यह देखा जाएगा कि ग्रामीण स्तर पर इसकी क्या स्थिति है। देखिए शहरी स्तर पर तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर हर घर तक बिजली की पहुंच हुई है कि नहीं यह देखा जाएगा। आवास की चर्चा की गई है, और आवास की जब हम बात करेंगे तो पक्का मकान की बात करेंगे। ठीक है, यहां पर इसकी बात भी की गई है। उसके बाद संपत्ति को लेकर के बात किया गया है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, और बैंक खाते। बैंक खाता है कि नहीं, क्योंकि बैंक खाता किसके काम आता है? वित्तीय समावेशन, एक शब्द आपने सुना होगा वित्तीय समावेशन। इस तरह के शब्द जो हैं इकोनॉमी सर्वे जब आप पढ़ेंगे वहां काफी इस्तेमाल होता है, तो ऐसे शब्दों को अच्छे से संभाल के रखिए, ये आपके काम आएगा। यानी कि बैंकिंग सिस्टम की पहुंच जो है कितने व्यक्ति तक है, बैंक का विस्तार कहां तक पहुंचा है, अधिक से अधिक लोगों के पास बैंक का खाता है कि नहीं, क्योंकि सरकार जो सब्सिडी देगी, सरकार की योजनाओं का जो लाभ होगा, उसके जो अमाउंट आएंगे, बैंक खाता लोगों के पास होगा तभी वहां पर पैसा पहुंच पाएगा। नहीं तो बिचौलिए जो है वो भ्रष्टाचार कर जाते हैं और वहां पर सही लाभार्थी जो होता है उनको पैसा नहीं मिलता है। तो आप समझ में आ गया, ये 3 आयाम था। 3 आयाम में फिर से ध्यान रखिए, स्वास्थ्य, शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण जीवन की बात की गई थी, उसको 12 इंडिकेटर में तोड़ दिया गया, और ये 12 इंडिकेटर है। इस पर हम विस्तार से और भी चर्चा कर लेंगे। अब जरा सा इस रिपोर्ट में और क्या क्या बातें की गई है उसे देखते हैं। एमपीआई 2024 भारत में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए। अब गरीबी से ही बाहर नहीं आए, जब गरीबी से बाहर की बात करते तो हम आय को आधार बना लेते, लेकिन हमने कहा बहुआयामी गरीबी। अब बहुआयामी गरीबी से बाहर आए तो ये सारे फैक्टर्स हैं, समझ में आएगा, बहुआयामी का। अब इन आधारों पर यदि किसी व्यक्ति का जीवन स्तर अच्छा हुआ है तो जाहिर सी बात है यह बहुत बेहतर स्थिति माना जाएगा। अब इसमें बताया गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थिति सबसे ज्यादा अच्छी हुई है, और वो राज्य वही हैं जो पिछड़े हुए राज्य ज्यादा माने जाते हैं। अब जरा देखिए, उसमें सबसे अधिक जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। तो यहां पर स्टेट के लोगों के बारे में बताया गया कि किस स्टेट के लोग जो हैं वह सबसे अधिक बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। यहां देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर भारत का आपको कहीं न कहीं स्थिति दिखेगा, उत्तर प्रदेश, बिहार यहां आपको दिखेगा, राजस्थान दिखेगा, और मध्य प्रदेश यहां आपको नजर आएगा। अब जरा सा वित्त वर्ष की तुलना करते हैं। वित्त वर्ष 2013-14 की अगर आप स्थिति यहां पर देखेंगे, जो प्रोजेक्टेड आंकड़ा है, तो यहां पर भारत में 29.17% आबादी जो है वह गरीब था। यही आंकड़ा जो है, अब इसकी तुलना आप 2022-23 से कर लीजिए जो कि प्रोजेक्टेड है, तो यहां पर बताया गया है कि ये आंकड़ा घट करके 11.28% बच गया है। यानी कि भारत में 2022-23 में केवल 11.28% लोग जो हैं वह अब गरीब रह गए हैं। यह मामला आपको समझ में आ गया। तो यहां से जो आप देखेंगे, इन स्टेट पर आप ध्यान रखिएगा, इन स्टेट की चर्चा मैं और करूंगा, ठीक है, विस्तार से, ताकि आपको ये चीजें और समझ में आ जाए। अब यहां पर समझिए कौन से सुधारों से लाभ हुआ है, यानी कि किस किस सेक्टर में सुधार हुआ है कि इतना बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। अब देख लेते हैं, कुछ सेक्टर वाइज चीजों को देख लेते हैं, जिसमें हम 3 वित्त वर्ष की तुलना करेंगे। देखिए, एक तो है 2005-6 को लेकर के चलेंगे। यह जो आपको कलर दिख रहा होगा डार्क ब्लू, ये
5-6 को लेकर के चलते हैं। और ये जो ब्लू, लाइट ब्लू कहेंगे, लाइट ब्लू जो आपको दिख रहा होगा उसे 2015-16 कहेंगे, और ये जो आपको हल्के कलर का दिख रहा होगा इसे 2019-21 करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर दिया गया है, यानी कि NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका रिपोर्ट 3, 4 और 5 का इस्तेमाल किया गया है। 5 जैसे 19-21 के लिए, 4 जो है 15-16 के लिए, और 3 जो है 2005-6 के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो रिपोर्ट हुआ करता है ना, इसको भी आप इस्तेमाल करना डेटा में सीखिए, और जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि आपके आंसर राइटिंग का वजन जो है वह काफ़ी अच्छा हो सके, बाकी कॉपी से अलग नज़र आ सके। और इकोनॉमी जैसे विषय में जब आप डेटा के साथ लिखेंगे तो आपकी जो बात है, आप जो तर्क दे रहे होंगे वह अधिक पुष्ट होगा, तभी आपको अधिक मार्क्स आ पाएगा। अब यहाँ परसेंटेज के आधार पर देखिए कि किन किन क्षेत्रों में सुधार हुआ और किस तरह से हुआ है। न्यूट्रिशन की बात की गई है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2005-6 में देखेंगे तो 57% करीब था, और यहाँ पर नजर आएगा आपको NFHS का ये 4 जो है उसके आधार पर 2015-16 में यह गिर के 37% तक आ जाता है, और फिर अच्छा सुधार देखने को मिलता है 31% तक 2019-21 तक। अब ये आंकड़ा आप यहाँ देख रहे हैं। इसके अलावा चाइल्ड अगर वाले स्थिति में देखेंगे तो यहाँ अच्छा सुधार आया है। यहाँ देखेंगे तो यह आंकड़ा जो है 2019-21 तक NFHS 5 कहता है कि घट करके केवल 2.06% तक रह गया है। इसके बाद ईयर ऑफ स्कूलिंग की हालात देखेंगे तो यहाँ पर 11.4% तक रहा है 2019-21 तक। इस तरह से कई और आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ अगर बैंक अकाउंट की स्थिति देखें कि लोगों ने कितना बैंक अकाउंट खुलवाया है, अगर देखेंगे इस आंकड़े पर नजर दौड़ाइए, यानी कि 2005-6 के आंकड़े कहते हैं कि यहाँ पर 58% लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं था अपना। लेकिन यह आंकड़ा जो है बढ़ते हुए 15-16 में देखेंगे तो कहता है कि 9.66% लोग थे जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं था। यह आंकड़ा और गिरता है, और 19-21 की जो है NFHS 5 वाला रिपोर्ट, उसके आधार पर यह कहा गया है कि 2019-21 में केवल 3.69% ऐसे लोग अब बच गए हैं भारत में जिसके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है। तो यह आंकड़ा कई चीजों को बताता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि बैंक अकाउंट होना नहीं होना किन किन आधारों को शामिल करता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। इन सब चीजों पर थोड़ा सा आपका नजर रहना चाहिए। अब देखिए कुछ ऐसा सेक्टर है, इसमें कुछ ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत अच्छा सुधार हुआ है, जैसा कि बाल एवं किशोर मृत्यु दर 2.06%। मैं फिर से एक बार दिखाते चलता हूं आपको। देखिए बाल एवं शिशु मृत्यु दर जो है यहाँ पर इस आंकड़े पर नजर दौड़ाइए, आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसमें देखिए घट करके ये केवल 2.06% रह गया है 2019-21 के डाटा के आधार पर देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात करेंगे तो 3.27% तक ही केवल अब यह रह गया है, जहां तक पहुंच नहीं हो पाया है। और ये इलेक्ट्रिसिटी वाला जो डेटा है वह यहाँ आपको दिख रहा होगा 3.27% पर। ये 2019-21 का आंकड़ा है। अब यहां पर देखिए बैंक खाता, जैसा मैंने पहले ही कहा कि बैंक खाता में भी बहुत सुधार देखा गया है, केवल 3.69% लोग हैं जिनके पास अब बैंक अकाउंट नहीं है। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अधिक सुधार देखने को मिला है। देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर लाने में प्रमुख कारकों का योगदान रहा है। अब वो कारक कौन कौन से हैं, इस पर हम एक नजर देख लेते हैं। पोषण अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत अभियान से स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ। अब देखिए 3 आधार जो दिया गया था, जैसा मैंने कहा था पहले भी कि 3 आधार में क्या था, स्वास्थ्य था, उसको कभी भूलना नहीं है कि क्या क्या था, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन गुणवत्ता की बात की गई थी, है ना। तो इसे आप हमेशा यदि ध्यान रखेंगे तब जो भी आधार मैं बताऊंगा उसे आप समझ पाएंगे। अब यहां पर देखिए पोषण अभियान एवं एनीमिया मुक्त भारत अभियान से स्वास्थ्य सुविधाओं में लाभ। अब इसको कहां से जोड़ेंगे आप, स्वास्थ्य से जोड़ लिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, यह अप्रैल 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसके तहत तय किया गया था कि प्रति यूनिट जो है 5 केजी अनाज लोगों को दिया जाएगा, ठीक है, ताकि इससे भी देखिए इससे क्या होगा, पोषण को ही पुष्टि मिलेगी, पोषण बेहतर हो पाएगा लोगों का, यह भी स्वास्थ्य में चला जाएगा। अब यहाँ पर स्वच्छ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना देने की बात की गई, यह जो है गुणवत्तापूर्ण जीवन से जाकर जुड़ेगा। उज्ज्वला योजना के विषय में आप क्या जानते हैं, महिलाओं से विशेष संबंधित ये मामला है। कई बार प्रधानमंत्री को आप
भाषण देते हुए इस मुद्दे पर सुने होंगे। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, इसका टैगलाइन लगाया गया है। 1 मई 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो है एलपीजी कनेक्शन देने की बात है। एलपीजी कनेक्शन दिया जाता है, ठीक है, गैस सिलेंडर जो है उसका दिया जाता है और गरीबी रेखा से जो लोग नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको ये मुहैया कराया जाता है। खास करके महिलाओं को इससे लाभ मिलने की बात की जाती है। सभी घरों में बिजली के लिए सौभाग्य योजना, मैं आपसे बताया था ना कि कई सारे जो फैक्टर्स हैं, यहाँ पर जब मैं बता रहा था ये 12 आयाम, तो मैं आपसे कह रहा था कि किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन सा भारत सरकार स्कीम चलाती है, उसे आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बताते चलता हूँ। जैसे सौभाग्य योजना, अब सौभाग्य योजना देखिए सभी घरों में बिजली को लेकर के बताया गया है। तो सौभाग्य योजना, इसको कहते हैं पीएम सहज बिजली हर घर योजना, हर घर तक योजना ये पहुंचे, यानी कि बिजली सहजता पूर्वक पहुंच जाए। अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसका लक्ष्य रखा गया है कि 100% ग्रामीण परिवारों में बिजली की पहुंच उपलब्ध करा दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा पेयजल सुविधा की बात की गई है। पेयजल सुविधा के लिए जल जीवन मिशन लाया गया है। तो इस योजना के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, जल जीवन मिशन योजना जो है वर्ष 2019 से इसकी शुरुआत की जाती है और ये टारगेट रखा गया था जब 2019 में इस योजना की शुरुआत की गई थी कि वर्ष 2024 तक, यानी कि ये साल जो चल रहा है, इस साल तक हर घर में, खास करके ग्रामीण परिवार में प्रतिदिन 55 लीटर, प्रतिदिन जो है 55 लीटर जो है जल उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसके बाद एक और देखते हैं, जनधन खाते की सुविधा। अब जनधन खाता जो है बैंक से संबंधित है, आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। यहां पर बैंक अकाउंट खोलने की बात की जाती रही, यानी कि वित्तीय समावेशन को इससे कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात की गई है कि बैंकिंग सुविधा की पहुंच जो है समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए, बैंकिंग सुविधा का विस्तार हो। सब्सिडी यदि सरकार दे तो डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में चले जाए। किसी योजना का लाभ देना हो तो सरकार जो है सीधे लाभार्थी तक वो रकम पहुंचा सके। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, जो भी लाभार्थी होता है वह बीमा का भी लाभ इसके माध्यम से ले सकते हैं। तो जनधन खाता जो है वह इसीलिए खुलवाया गया था और यह देखा गया कि यह काफी यूजफुल रहा। जैसा मैंने कहा कि रिपोर्ट कहता है कि 2019-21 तक तकरीबन अब केवल 3% लोग ही भारत में रह गए हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो जाहिर सी बात है यह 2019-21 का आंकड़ा है, हम 24 में हैं, इसमें कुछ और गिरावट देखने को मिला होगा। और भारत सरकार जो है लगातार प्रयासरत है कि 1% से कम लोगों तक अब जो है यह मामला रहे, यानी कि 1% से भी कम लोग देश में ऐसे रहे जिनके पास बैंक अकाउंट ना हो। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जिनके पास नहीं रहेगा, तो लेकिन भारत सरकार कोशिश कर रही है कि बिल्कुल नगण्य कर दे इस स्थिति को, ठीक है। अब यहां देखिए राज्यों की स्थिति को लेकर के बात मैं कर रहा हूं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कुछ राज्यों में बेहद सुधार देखा गया। ये जो 25 करोड़ लोग जो हैं ये बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं, तो इसमें कुछ राज्य के लोगों का सबसे ज्यादा योगदान रहा, यानी कि कुछ राज्य हैं जिनके निवासी सबसे अधिक गरीबी से बाहर आए हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। अब ये जो स्टेट उसे पहले कहा जाता था बीमारू स्टेट कहा जाता था, यानी कि ये जो स्टेट है वह पिछड़े हुए स्टेट नजर आते थे, लेकिन ये देखेंगे इंडिया के मध्य और उत्तर वाले भाग में आपको दिखेगा। तो इसमें बहुत सुधार पिछले 9 साल में देखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पॉवर्टी किस तरह से गिरा है, तो 29% से गिर करके अब जो है ये मामला 11.28% तक रह गया है और जनसंख्या के आधार पर बताया गया है कि 25 करोड़ लोग इससे बाहर हुए हैं। एसडीजी टारगेट हम इसे अचीव करना चाहते हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जो कि 17 है टोटल, हम अभी मैं आपको बताऊंगा, आप समझ पाएंगे उसे। इस पर हम जो है इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं और वही 12 इंडिकेटर्स जो है, 3 आयाम 3 डायमेंशन रखा गया था, उसको 12 भागों में बांट दिया गया था। तो इस 12 इंडिकेटर्स के माध्यम से हम एसडीजी तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हैं, इस टारगेट को पूरा करना चाहते हैं। यहां पर कुछ रिपोर्ट दिया गया है, चूंकि आंकड़े बहुत ज्यादा हैं तो आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टेट का मैं आपको बता देता हूं ताकि आप इन चीजों को समझ पाए। रिपोर्ट क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यों से सबसे अधिक संख्या में गरीबी में कमी आई है। अब उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो तकरीबन 6 करोड़ और बिहार में देखेंगे तो यहां पर
3.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़, राजस्थान में 1.87 करोड़ जो है लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब ये आंकड़ा आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसी को जूम करके यहां पर देख लीजिए। ठीक है, यह रिपोर्ट आपको नीति आयोग के वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसलिए अगर थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो नीति आयोग के वेबसाइट पे आप सर्च कीजिए, वहां पे बहुत सारा डेटा और ये पूरा रिपोर्ट ही वहां से डाउनलोड करके एक बार आप पढ़ सकते हैं। इसके कुछ मुख्य बातें जो है वह मैं आपको बता दिया हूं। वैसे ये जो पूरा पीडीएफ है जो मैं आपको बता रहा हूं, यह भी आपको मिल जाएगा, वह भी पूरी तरह से निःशुल्क। कैसे? तो आपको करना क्या है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संस्कृति आईएएस का टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उस लिंक पे जाइए, लिंक को चटकाइए, सीधे आप पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। वहां पे ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये पूरा पीडीएफ जो है पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध करा दिया जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा इसको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बना बनाया मिल जाएगा। अब यहाँ पर बिहार की स्थिति बताई गई है, झारखंड, मेघालय, उत्तर प्रदेश, ये कुछ राज्य हैं, मैं आपको बताते चलता हूं थोड़ा बहुत। देखिए, इसमें जो आधार बताया गया है, इसमें 2019-21 का डाटा लिया गया है, 15-16 का और 2005-6 का। अब देखिए 2005-6 में यदि मैं एक स्टेट बिहार के बारे में आपको बताऊं तो यहां पर अगर आप देखेंगे गरीबी की स्थिति तो 78.28% है, जो कि गिरकर के हो गया था 15-16 में 51.89%। और अब जो है यह मामला सिकुड़ कर के आ गया है, जो 19 वाला और 21 वाला मामला है ईयर में, यह 33.76 पे। तो इसमें काफी सुधार देखा गया है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी देखा गया है। तो यह जो है ये 4-5 ऐसे स्टेट हैं जहां पर सबसे अधिक सुधार देखने को मिला है। आगामी सुधारों की आवश्यकता क्या क्या हो सकता है, इसे जरा समझते हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति में लगभग 15 करोड़ लोग जो हैं वह एमपीआई मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। यानी कि अभी भी, जैसा मैंने कहा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो यह इंडेक्स जो 3 आयाम बताता है और वह 3 आयाम जो है आगे चल करके 12 इंडिकेटर्स में टूट जाता है। तो इसके आधार पर यह कहा गया है कि 15 करोड़ लोग अभी जो हैं अभी भी इससे वंचित हैं, यानी कि इन तक सुविधा पहुंचाना है। सरकार ने वर्ष 2030 तक देश के सभी नागरिकों को एमपीआई के 12 मानकों की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है। अब 2030 तक यह टारगेट रखा है, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि सरकार चाह रही है कि किसी भी हाल में 2030 तक भारत से गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाए। अभी भी बुनियादी प्रमुख मानकों में सुधार की आवश्यकता है, और उसमें कौन कौन सी चीजें आता है? खाना पकाने का ईंधन, और यह जो है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक इसकी जरूरत है। वहां पर जरूरत है कि एलपीजी कनेक्शन लोगों को दिया जाए, क्योंकि वहां पर अभी भी लकड़ी के माध्यम से या उपले जो होता है उसके माध्यम से बहुत सारी महिलाएं खाना बनाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं है। पोषण को लेकर के बात किया गया है, और पोषण की जब बात की जाएगी तो यहां पर बाल और शिशु तो होगा ही, इसके आधार पर मातृत्व पोषण की बात की जाएगी, जच्चा बच्चा दोनों के लिए। आवास को लेकर के बात किया गया है, और आवास को लेकर के भी ग्रामीण सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब आवास की बात करूं तो पक्के मकान की बात किया जाएगा, ठीक है, सभी लोगों तक आवास की पहुंच हो, और सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करना। तो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, इसको किसी तरह से भी हमें अचीव करना है, उस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये 17 है, इस पर अचीव करना टारगेट एक रखा गया। जैसा कि पहला क्या है? नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी रहने ही नहीं देना है। जैसा सरकार ने तय किया है कि 2030 तक हम इसे अचीव करना चाहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वह जब 2030 में जारी हो तो भारत में गरीबी जो है बिल्कुल हो ही ना, नो पॉवर्टी हो जाए। जीरो हंगर, यानी कि जो है भूखमरी की समस्या बिल्कुल भी ना हो, उसे समाप्त कर दिया जाए। हमारे पास इतने खाद्यान्न हो कि सभी नागरिकों तक भोजन की पहुंच हो जाए। उसके बाद है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मसला है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके नागरिकों का, इसके लिए काम करना है। और क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि देखिए इधर स्वास्थ्य की बात किया गया तो यहां पर शिक्षा की बात की गई। सिर्फ शिक्षा नहीं कहा गया कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा ऐसा ना हो कि सिर्फ उसका उद्देश्य भौतिक विकास हो, उसका नैतिक विकास भी हो जाए ताकि समाज बेहतर हो जाए। और जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। जेंडर इक्वलिटी की जब बात करेंगे तो केवल यहां पर ध्यान रखना है, जब भी हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो हमारे नजर में क्या आता है कि मेल और फीमेल ही आता है, इसके अलावा भी तो ट्रांसजेंडर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जेंडर इक्वलिटी की बात की जाए तो लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव ना हो। हमारा संविधान भी इसकी बात करता है, संविधान का भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट्स, इसकी बात करता है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन,
स्वच्छ जल पहुंचाया जाए सभी तक, और जैसा कि मैंने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से यह किया जा रहा है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण स्तर तक हर जगह बिजली कनेक्शन दिया जाए, इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है, सौभाग्य योजना लेकर के आई है, यहां ध्यान रखना है। उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो जाहिर सी बात है एक तो काम करने की जो दशा हो कर्मियों के लिए वह बेहतर हो, और लगातार जो है उस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहे, बढ़िया परफॉर्म करते रहे। भारत में लगभग ये स्थिति ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए एमएसएमई सेक्टर पर काम करना होगा। उसके बाद यहां पर इन्वेस्टमेंट लाना होगा, है ना। बाहर से पूंजी जब तक नहीं आएगा, देखिए भारत के पास क्या है, पूंजी की कमी है, ठीक है। और पूंजी की जब बात की जाएगी तो यहां पर फाइनेंस का भी बात किया जाएगा और यहां पर टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी। आधुनिक तकनीक भारत के पास कम है, और रिसर्च हो सके, इनोवेशन हो सके, इसके लिए हमारे पास फंड की भी कमी है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है भारत के बाजार में। उसके बाद है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, यानी कि असमानता जो है सामाजिक स्तर पर, उसको किसी भी लिहाज से कम करने की जरूरत है। सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, और यह जो है हमारे संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स में है भी, समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा। और यहां पर है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, शहर ऐसे हो जो धारणीय हो, यानी कि शहर सुरक्षित हो, शहर जो है वो स्वच्छ हो, लोगों के जीवन स्तर के लायक हो। तो इसीलिए भारत सरकार क्या कर रही है, स्मार्ट सिटीज बना रही है। जब भी इन सब चीजों को पढ़िए तो इससे जुड़े क्या क्या स्कीम गवर्नमेंट कर रही है वह आपको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन बेहतर हो सके और कंजप्शन बेहतर हो, इसके लिए काम किया जाएगा। क्लाइमेट एक्शन की बात की गई है SDG 13 में। क्लाइमेट एक्शन आप जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया जो है वह परेशान है और विषम जलवायु हो गई है। इसके वजह से हमें लगातार कोशिश करना पड़ेगा कि अपनी जलवायु को हम जीने लायक बना सके। उसके बाद लाइफ बिलो वाटर, यानी कि सिर्फ मानव के जीवन की बात नहीं की गई है, समुद्री जलजीव जो हैं उनके लिए भी बेहतर हम माहौल दे सकें, इसीलिए लाइफ बिलो वाटर की बात जो है SDG 14 में किया गया था। और फिर कहा गया लाइफ ऑन लैंड, यानी कि SDG 15 कहता है कि भाई जो जमीन पर जो लोग रह रहे हैं, पेड़ पौधा है, वायुमंडल है, वातावरण है, इसको भी स्वच्छ करना जरूरी है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, संस्थाएं ऐसी हो जो मजबूत हो, जो शांति के दिशा में आगे काम कर सके, समाज में सौहार्दपूर्ण स्थिति बना सके, इसके लिए SDG 16 आया था। और फिर पार्टनरशिप फॉर द गोल SDG 17 में, कि एक साथ जो है, क्योंकि दुनिया भर की समस्याएं जो है एक जैसी है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में है, पूरी दुनिया एक गांव की जैसी है, एक जगह कहीं पर कोई युद्ध हुआ तो उसका प्रभाव दूसरे जगह पर पड़ता है, किसी को कहीं जुकाम हुआ तो सर्दी कहीं और तक भी पहुंचेगा, जुकाम कहीं और पहुंच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो समस्याएं जो है वह एकीकृत हो चुका है, तो समाधान कैसे होगा, सबके सहयोग से होगा। इसीलिए SDG 17 कहता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, आइए सब मिलकर के एकजुट हो सके और जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान जो है एक साथ किया जा सके। अब आते हैं नीति आयोग पर, और यह इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिहाज से, तो इसको नोट कर लेना है, वैसे आपको ये PDF में मिल जाएगा। नीति आयोग थिंक टैंक है सरकार का, ठीक है। अब यहां पर समझिए, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका नाम है। यह क्यों लाया गया था, योजना आयोग पहले हुआ करता था, उस योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया जब मोदी गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने नीति आयोग ले आया। नीति आयोग जो है उसका गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में है, और अध्यक्ष जो है वह प्रधानमंत्री हुआ करते हैं, यानी कि पदेन जो भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे वह नीति आयोग के स्वतः ही अध्यक्ष बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। और इसमें क्या है, एक उपाध्यक्ष होगा और एक कार्यकारी अधिकारी होगा। कार्यकारी अधिकारी का कहने का मतलब है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO होगा। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएगी। उपाध्यक्ष अभी कौन है, श्री सुमन बेरी। उद्देश्य थिंक टैंक के रूप में केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगी की भूमिका निभाना। तो नीति आयोग के विषय में ये कुछ बातें आप जान गए, ठीक है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न है, और प्रश्न जो है वो प्रीलिम्स के स्तर का है, और प्रश्न आज का अच्छा है। तो जितना भी हम डिस्कशन किए हैं उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो आप अब इस प्रश्न का समाधान कीजिए। प्रश्न देखिए, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
3 कथन दिया गया है और आपको यहां पर सही विकल्प का चयन करना है। 3 कथन क्या है? रिपोर्ट में बहुआयामी गरीबों के अनुपात में सबसे ज्यादा कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान राज्यों में देखी गई है। ध्यान रखना है, एक एक स्टेट को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि फ्लो में पढ़ते हुए और गलत कर दिए, ठीक है। दूसरा, भारत में अभी भी लगभग 15 करोड़ लोग एमपीआई मानक से जुड़ी सुविधाओं से वंचित हैं। यह रिपोर्ट में चर्चा की गई है। आप देखिए, रिपोर्ट में बाल एवं किशोर मृत्यु दर 2.06%, बिजली 3.27% और बैंक खाता 3.69% में सबसे अधिक सुधार हुआ है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है, इसके आधार पर 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प के माध्यम से आपको यह चयन करना है। उसके आधार पर विकल्प को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जैसा कि आप लोग लिखते भी आए हैं। कोई स्टेटमेंट सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, उसके पक्ष में भी तर्क दीजिए। इन सब चीजों पे आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है अपने आसपास को देख करके ये जो रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यह रिपोर्ट भारत के जो गरीबों की स्थिति है उसमें कितनी सच्चाई दिखाती है? आप इससे कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं? क्या आपको लगता है कि 2030 तक भारत सरकार जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को पूरी तरह से खत्म कर देगी? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग अच्छा विचार देते भी रहते हैं, बढ़िया तर्क देते हैं, मैं देखते रहता हूं और काफी परिपक्व बातें आप करते रहते हैं। इस तरह से ही हमसे जुड़े रहिए। किसी और मुद्दे पर आपको वीडियो चाहिए जो आपको लगता हो कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, आपको आसानी से समझना है, तो हमें अपना सुझाव जरूर दीजिए। और सबसे अहम बात, यदि अभी तक आपने संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।